नमस्कार दोस्तों, 22 जून 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल है द स्टेट ऑफ इंडियाज पुअर मस्ट बी एक्नॉलेज्ड। सबसे पहले देखिए इस आर्टिकल को लिखा किसने। इसको लिखा है सीमा चिश्ती जी ने, जर्नलिस्ट है न्यू दिल्ली की। मैं बोलूँगा कि आर्टिकल बहुत अच्छा है। यहाँ पे सीमा चिश्ती जी का ये बोलना है कि देखिए, अगर आप देश के गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये फिक्स करना पड़ेगा कि एक्चुअली में देश में गरीब कितने हैं। अगर आप यही नहीं फिक्स कर पाए कि देश में गरीब कितने हैं तो आप गरीबों की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। और हमारे देश में गरीबों को फिक्स करने वाला प्रोसीजर कितना ट्रिकी हो सकता है, इस बात को यहाँ पे सीमा चिश्ती जी ने बता रखा है। तो इनके व्यू पॉइंट्स को देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है राइसी से रिलेटेड, इब्राहिम राइसी। रमीन जहान बेगलू जो कि डायरेक्टर है महात्मा गांधी सेंटर फॉर पीस, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत के, इन्होंने इब्राहिम रईसी से रिलेटेड एक आर्टिकल लिखा और मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे इब्राहिम रईसी जी के बारे में। और ये बताया गया है कि इब्राहिम रईसी के ईरान के प्रेसिडेंट बनने से अब पूरा का पूरा जो ईरान का पॉलिटिकल विजन है ना, वो कंजर्वेटिव की तरह झुकता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के अंदर एक बहुत बड़ी बहस है, कंजर्वेटिव वर्सेस रिफॉर्मिस्ट एंड मॉडरेट। रिफॉर्मिस्ट और मॉडरेट यहाँ बहुत कमजोर पड़ गए हैं और कंजर्वेटिव यहाँ पे बहुत ताकतवर हो गए हैं। और ये जो इब्राहिम रईसी हैं ये अल्ट्रा कंजर्वेटिव है और आगे आने वाले समय में सुप्रीम लीडर की जगह ले सकते हैं, ऐसा भी बोला जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को समझेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे अब परपेचुअल वॉर, तालिबान से ये जो कहीं ना कहीं यूएसए बाहर खींच रहा है। ऑथर का इस आर्टिकल में ये बोलना था कि इंस्टेड ऑफ यूएसए इंगेजिंग डायरेक्टली विद चाइना, मतलब विद तालिबान, तो यहाँ पे यूएस ने अफगान सरकार को थोड़ा बहुत इग्नोर करके सीधे तालिबान के साथ बातचीत करके तालिबान अफगानिस्तान से बाहर निकलने का जो काम किया है ना, वो यूएसए को नहीं करना चाहिए था। यूएसए को अफगानिस्तान की सरकार से बातचीत करके सब कुछ स्टेबलाइज करके बाहर जाना चाहिए था। मैं आपको एक बात बता दूं, यूएसए सब कुछ स्टेबलाइज करने के चक्कर चलते बैरक ओबामा के समय पे उनकी फोर्सेस बाहर नहीं निकल पाई। यूएस की सरकार को ये पता चल चुका था कि अफगानिस्तान की सरकार से बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। अफगानिस्तान की सरकार तब तक नहीं चाहेगी कि यूएसए बाहर निकले जब तक पूरी तरीके से तालिबान हार ना जाए। और कहीं ना कहीं शायद यूएस इस बात को रियलाइज कर चुका है कि पूरी तरीके से यहाँ पे तालिबान को नहीं हरा पाएंगे। इसलिए यूएस ने अफगानिस्तान से बोला कि भैया तुम्हारा लफड़ा है, तुम ही निपटो, मैं जा रहा हूँ। तो ये सब यहाँ पे बताया, इसके बारे में कुछ बताया गया, इस पॉइंट को देखेंगे। और एक और बहुत अच्छा आर्टिकल है यहाँ पे। आज के ये जो 4 के 4 आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये सब अच्छे हैं। ब्रेड विनर्स को लेके, वो घर जहाँ पे कोविड-19 से रिलेटेड कोई डेथ हुई है वहां पे फाइनेंशियल कंपनसेशन से रिलेटेड बात है। अभी एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक सवाल पूछा कि भाई जिन जिन घरों में कोविड-19 से रिलेटेड डेथ हुई है आप उनको क्या कंपनसेशन दे रहे हो, उनके लिए क्या कर रहे हो। तो केंद्र सरकार का यहाँ पे ये बोलना है, पहले तो केंद्र सरकार का बोलना ये था कि भाई जिन जिन घरों में कोविड-19 से रिलेटेड डेथ हुई है इन सबको कंपनसेशन देना पॉसिबल नहीं है, चूंकि डेथ बहुत ज्यादा हुई है। पहली बात तो यहाँ पे ये बोल रही है केंद्र सरकार। दूसरा बात यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई अगर हम लोग इस प्रकार से कंपनसेशन बांटने लग जाएंगे, एक्स ग्रेशिया पेमेंट बांटने लग जाएंगे, तो वो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। केंद्र सरकार का ये बोलना बिल्कुल सही है कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये है कि हेल्थ सिस्टम्स को डेवलप किया जाए, हॉस्पिटल्स ज्यादा बनवाए जाए, ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर को एक्सपेंड किया जाए, ना कि एक लमसम कंपनसेशन दे दी जाए। बट इस आर्टिकल में इस बात पे बहस की जा रही है कि ऐसा सही नहीं है। लमसम कंपनसेशन भी इस समय पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसे घर हैं जहां पे ब्रेड विनर्स की मृत्यु हुई है, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, खाने पीने की जरूरत है, इसलिए कंपनसेशन भी यहाँ पे जरूरी हो रहा है। और एक्चुअली में एक और यहाँ पे फैसेट है जो कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में नहीं लिखा है, वो ये है कि अगर किसी घर में कोरोना से रिलेटेड डेथ हुई है और उसका कंपनसेशन भारत सरकार देती है, तो जिन जिन घरों में भी कोरोना से रिलेटेड डेथ हुई है वो कहीं ना कहीं सरकार के पास मदद लेने के लिए आएंगे। तो उसके बाद काउंटिंग भी प्रॉपर तरीके से हो सकेगी कि एक्चुअली में कितने लोगों की मौत हुई कोरोना वायरस से। तो इसीलिए यहाँ पे कंपनसेशन प्रोवाइड करना, खासकर उन फैमिलीज को जहां पे कोरोना वायरस की डेथ हुई, ये एक अच्छा स्टेप है। केंद्र सरकार के हिसाब से अच्छा स्टेप नहीं है, हालांकि शायद केंद्र सरकार अब इनको कंपनसेशन देगी। यहाँ पे क्या लॉजिक की बात की जा रही है इसको डिटेल में इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो ये 4 आर्टिकल्स आज डिस्कस होने वाले हैं। वैक्सीन पॉलिसी को लेके बहुत सारे आर्टिकल्स पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो वैक्सीन पॉलिसी के बारे में मैं फिर से बात नहीं करूंगा। न्यूमरस आर्टिकल्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वैक्सीन पॉलिसी। 2 और आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, फेडरल स्ट्रक्चर की बात की जा रही है और डीक्रिमिनलाइजिंग सुसाइड की बात की जा रही है। छोटी छोटी 3-3 4-4 मिनट्स की वीडियो बना के मैं कोशिश करूंगा कि अलग से टॉपिक डिस्कस कर दूं। इस पर्टिकुलर वीडियो में यही 4 जो टॉपिक्स मैंने आपको शुरू में बताया ये डिस्कस हो पाएंगे। चैनल मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं हमको किसने किसने ज्वाइन किया है। तो पल्लवी कालिटा,
मौरवी यादव एंड संजय कुमार। तो पल्लवी, मौरवी एंड संजय, आई वेलकम यू टू माय चैनल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के डिस्कशन की। द स्टेट ऑफ इंडियाज पुअर मस्ट बी एक्नॉलेज्ड, देयर इज एब्जेक्ट पॉवर्टी एंड इफ द इकोनॉमी इज टू बी रिपेयर्ड द नंबर ऑफ पुअर हैज टू बी मेटिकुलसली काउंटेड। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर नहीं किया, इस वीडियो को शेयर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस वीडियो के बारे में बता सकते हैं। वर्ड ऑफ द माउथ मार्केटिंग अगर आप करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं मुझे फ़ायदा होता है। बहुत सारे लोग चैनल पे आते हैं, आप लोग करते भी हैं। जो बच्चे कुछ लोग नहीं करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी करें। साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जो भी मैं बाकी लेक्चर्स बनाता हूँ उनके नोटिफिकेशंस भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मेरी वेबसाइट पर अपलोड होते हैं उनके लिंक्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और वहाँ पे आप अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी मैसेजेस हैं, वो मुझे भेज सकते हैं। मुझे अच्छे लगे तो मैं डेफिनेटली सबके लिए एक वीडियो बना के डिस्कस करूँगा उनको। तो शुरुआत करते हैं इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में सबसे पहले शुरुआत की गई है एक एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल है चार्ल्स बूथ का। एक्चुअली में चार्ल्स बूथ इंग्लैंड में एक कॉर्न मर्चेंट थे पहले, बाद में वो सोशोलॉजिस्ट बन गए। जिस समय पे चार्ल्स बूथ एक्टिव थे इंग्लैंड में, एक्चुअली में 1880s का एरा है ये, तो उस चार्ल्स डिकेंस की भी पब्लिशिंग चलती थी, और भी बहुत से लोग थे जो कि लिटरेरी फील्ड में राइटिंग्स लिखा करते थे। अब यहाँ पे चार्ल्स बूथ के व्यू पॉइंट को देखिए ऑथर कैसे बता रहा है। 1885 में चार्ल्स बूथ बहुत नाराज हुए। क्यों नाराज हुए? क्योंकि उस समय पे एक लीडर थे इंग्लैंड में जिनका नाम था एफ.टी. हिंडमैन। ये लीडर थे सोशल डेमोक्रेटिक फेडरेशन के, और इन्होंने ये बोला लंदन में वर्किंग क्लासेस की इंक्वायरी करवाई गई, और इस इंक्वायरी से ये पता चला कि लंदन की क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन एब्जेक्ट पॉवर्टी। मतलब कि ये जो हिंडमैन ने इंक्वायरी करी, इससे ये मालूम पड़ा कि लंदन में 25% लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा गरीबी में रहते हैं। अब इस बात पे ये जो चार्ल्स बूथ थे वो बहुत नाराज हुए। चार्ल्स बूथ का ये बोलना था कि भाई ये जो आप क्लेम बता रहे हो ना कि 25% लोग एब्जेक्ट गरीबी में रह रहे हैं, क्लेम गलत है। एक्चुअली में जो नंबर ऑफ पीपल बहुत एक्सट्रीम गरीबी में रह रहे हैं इंग्लैंड में, वो बहुत ज़्यादा है। और अपनी बात को प्रूव करने के लिए चार्ल्स बूथ ने डोर टू डोर सर्वे किया, और बाद में उन्होंने खुद का अपना एक पब्लिकेशन निकाला जिसका नाम था लाइफ एंड लेबर ऑफ द पीपल इन लंदन। और इसमें चार्ल्स बूथ ने बताया कि लगभग लंदन की 33%, 1/3 जनता एब्जेक्ट पॉवर्टी में रहती है। तो यहाँ पे कुल मिला के हिंडमैन साहब ने, सॉरी चार्ल्स बूथ साहब ने क्या किया, हिंडमैन की बात को गलत साबित किया, और एक्चुअली में ये बताया कि जितना आप पॉवर्टी का एक्सटेंट बता रहे हैं ना, एक्चुअली में पॉवर्टी का एक्सटेंट उससे बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे चार्ल्स बूथ ने किस चीज की इंपॉर्टेंस को फाइंड आउट किया? इस बात की इंपॉर्टेंस को फाइंड आउट किया कि जब भी आप स्टैटिस्टिक्स की बात करते हो, जब भी आप नंबर्स को रिपोर्ट करने की बात करते हो, एग्जैक्ट रिपोर्टिंग यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। क्योंकि जब किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के फाइनेंशियल स्टेटस की बात आती है, तो उस फाइनेंशियल स्टेटस के बेसिस पे बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस लेने होते हैं। तो वो नंबर की रिपोर्टिंग सही होनी चाहिए। और यहाँ पे जिस कम्युनिटी की बात हो रही है ना, वो एक्चुअली में पुअर कम्युनिटी है, गरीब लोग। अगर आप बात करो तो कोविड-19 में एक चीज के ऊपर सबसे ज्यादा बोला जा रहा है कि भाई जो नंबर ऑफ डेड है ना, उनको प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट नहीं किया गया इंडिया के अंदर। ठीक है, तो सब लोग सरकार के अगेंस्ट इस बात के ऊपर आवाज उठा रहे हैं कि नंबर ऑफ डेथ हैज नॉट बीन प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड। एक्चुअली में कोरोना वायरस में कितने लोग मरे हैं, इस बात का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और जिस प्रकार से यहाँ पे डेड की अंडर काउंटिंग की बात हो रही है, उसी प्रकार से गरीबों की बात हो रही है। शीमा चिश्ती जी का यहाँ पे बोलना है कि भाई अगर आप इंडियन इकोनॉमी को सुधारना चाहते हो और इंडिया में गरीब लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, तो सबसे पहली प्रायोरिटी इस बात की होनी चाहिए कि कितने गरीब हैं इंडिया में, इसको आप ढंग से काउंट करो। अगर आप वर्ल्ड बैंक के डाटा की बात करो तो वर्ल्ड बैंक का डाटा बोलता है $2 अ डे, मतलब कि जो भी $2 से एक दिन में कम कमा रहा है परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस पे, वो गरीब है। ओके, आप सी रंगराजन कमेटी ने जो पॉवर्टी लाइन दी थी, कहीं ना कहीं उससे तो ऊपर ही है ये वर्ल्ड बैंक की लाइन। हालांकि आज की डेट में बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं कि भाई मान लो $2 आप दिन के कमा भी लेते हो तो भी बहुत गरीब हो। $2 कितना हो गया? अगर 75 रुपए के हिसाब से देखो तो 150 रुपए हो गया, और एक एवरेज इंडियन के लिए 150 को 30 से मल्टीप्लाई करो तो 4,500 रुपया महीने का हो गया। अब इस 4,500 रुपये महीने में उसको रहना भी है, खाना भी है, अपने कपड़े वपड़े भी करने हैं, सब कुछ करना है, तो मुश्किल हो गया भाई कहीं ना कहीं खर्चा चला पाना। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि वर्ल्ड बैंक की जो $2 अ डे वाली जो लाइन है, ये भी कहीं ना कहीं
सफिशिएंट नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं अंडरस्टेटेड है। कहीं ना कहीं $2 या ये लोग जो कमा रहे हैं वो भी पॉवर्टी लाइन थोड़ी ऊपर होनी चाहिए, मतलब $3 या $4 पे होनी चाहिए। बट चलिए, अगर आप वर्ल्ड बैंक की $2 डे वाली भी मानो तो भी कहीं ना कहीं वो हमारी सी रंगराजन कमेटी वाली पॉवर्टी लाइन से तो बेटर ही है। और सी रंगराजन कमेटी से भी एक स्पेशलाइज्ड तेंदुलकर कमेटी, अभी थोड़ी देर में उसके बारे में बात करते हैं। मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ पुअर की काउंटिंग के लिए जो पॉवर्टी लाइन डिसाइड की गई उसको इतना ज्यादा कम रखा गया है कि कम गरीब नजर आए, पर एक्चुअली में इंडिया में गरीब बहुत ज्यादा है। और इसको अगर आप बढ़ते इन्फ्लेशन के साथ देखोगे तो हालात आपको बहुत ज्यादा बुरे नजर आएंगे। इंडिया में पुअर की अंडर काउंटिंग की बहुत सी वजह है, और जरूरी नहीं है कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट में हो रहा हो, ये हमेशा से इंडिया में होता जा रहा है। हाँ, इस समय पे देखिए प्रेजेंट गवर्नमेंट को इस बात पे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, रीजन बीइंग पैंडेमिक। पैंडेमिक के चलते गरीबों के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए, तो इस समय पे कोई भी सरकार होती तो उसको क्रिटिसाइज ही किया जा रहा होता। और कहीं ना कहीं हमारे मोदी साहब इंडिया को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। अभी इंडिया को विश्व गुरु अगर आप बनाने की बात करते हो और इंटरनेशनल स्टेज पे हमारे एग्जैक्ट गरीबों के नंबर सामने आते हैं तो वो बहुत ज्यादा क्रूड होंगे, और कहीं ना कहीं वो इंडिया की जो आप कह सकते हो स्टैंडिंग है इंटरनेशनल फोरा पे उसको नीचे गिराएंगे। अगर इंडिया की मीडियन इनकम के बारे में आप बात करो तो 2013 में एक सर्वे किया गया जिसमें यह पता चला कि 131 कंट्रीज जिसके ऊपर सर्वे किया गया तो उसमें इंडिया 99 नंबर पे था। मतलब कि टॉप से लेके 99 नंबर पे था मीडियम इनकम को लेके। मतलब हमारी मीडियम इनकम जो थी उस समय पे वो थी $616 पर एनम, काफी कम थी। ब्रिक्स में सबसे नीचे थे हम, लोअर मिडिल इनकम कंट्री के बैकेट में आते हैं हम लोग जब हमारी मीडियम इनकम को मेजर करने की बात की जाती है। ओके, तो कुल मिला के हालात बहुत ज्यादा खराब है। अभी तक तो हम लोग नोवेल कोरोना वायरस पे आए भी नहीं है। अगर आप देखें तो नोवेल कोरोना वायरस से पहले ही हमारे देश में गरीबों के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। यहाँ पे एक डाटा दिया जा रहा है 2017-18 का। 2017-18 का डाटा क्या देता है? मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर of 2017-18 for the first time since 1972-73 which the government withheld citing concerns with the quality of data। ये गिरा था। कहने मतलब क्या है? 1972-73 से लेके अगर आप आगे की तरफ चलते रहो 73-74 75-76 फास्ट फॉरवर्ड टू 2017-18, तो जो मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था वो इंडिया में लगातार बढ़ रहा था। लेकिन 2017-18 में ये मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घटा, और इसीलिए आप देखोगे कि 2017-18 का डाटा सरकार ने विद हेल्ड कर लिया, रिलीज नहीं किया। सरकार का ये कहना था कि इस डाटा में कुछ गलती है। फिर आप देखो कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नीचे गिरी है। कहीं ना कहीं इंडिया में सीरियस हंगर क्राइसिस है, ऐसा बोलना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। और इंडिया का जो खुद का हेल्थ सेंसस का डाटा है, या फिर NFHS 5 के डाटा की बात कर लीजिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की डाटा की बात कर लीजिए, जिसको मैंने एडिटोरियल करंट अफेयर्स में भी कवर किया था, इनसे यह पता चलता है कि इंडिया में माल न्यूट्रिशन बढ़ा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी बढ़ी है, और मैटरनल हेल्थ इंडिकेटर्स बहुत ज्यादा खराब हुए हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि कोरोना के आने से पहले ही हमारे देश में हालात बहुत खराब थे। जो कि ये जो NFHS है ना, ये 18-19 के लगभग का डाटा बताता है, और कोरोना तो 2020 में आया है ना। मतलब कोरोना आने से पहले ही जो गरीबों के हालात थे, जो हेल्थ इंडिकेटर्स थे इंडिया में, वो बद से बदतर हो रहे थे। एक और चौथा स्टैटिस्टिक यहाँ पे रिलीज हुआ है कि जो बांग्लादेश है ना, उसकी जो एवरेज इनकम है वो इंडिया की एवरेज इनकम से बेटर है। आप समझिए, बांग्लादेश की एवरेज इनकम इंडिया की एवरेज इनकम से बेटर है। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि हम किस प्रकार के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे गरीबी इतने एक्यूट फॉर्म में लोगों को परेशान कर रही है, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स आर वी परस्यूइंग, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। और इस पॉवर्टी को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार के सॉल्यूशंस को लेके आ सकते हैं, ये भी एक बड़ी बात हो जाती है। अब इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार के कुछ स्टेप्स को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2016 का जो डीमोनेटाइजेशन था, कहीं ना कहीं इसने लोगों को परेशान किया, एम्प्लॉयर्स को परेशान किया, नौकरियां गई, ऐसा बोला जा रहा है इस आर्टिकल में। थोड़ा बहुत मतलब ये जो आर्टिकल की टोन है वो कुछ हद तक सरकार को भी क्रिटिसाइज करती नजर आ रही, बट इट्स ओके, ठीक है। 2019 में जो ग्लोबल मल्टी पावर्टी इंडेक्स था, अब देखिए ये डीमोनेटाइजेशन ने लोगों की एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट किया, उनको गरीब बना दिया, इस प्रकार के पॉइंट्स आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर सकते हो।
क्योंकि डीमोनेटाइजेशन का जब क्रिटिसिज्म सीधे सीधे आता है ना, तो सरकार को क्रिटिसाइज करने वाली बात होती है। अब मैं इसको इसलिए यहाँ पे अवॉइड करने को बोलूंगा आपको, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ था और हम 2021 में, जो इंटरनेशनल डाटा निकल के आते हैं उनको कोट करने में प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि 2019 में ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया, जिसने ये बोला कि 2006 से लेकर 2016 में इंडिया ने 271 मिलियन सिटीजन्स को, लगभग 27 करोड़ से ज्यादा सिटीजन्स को पॉवर्टी से बाहर निकाला। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखो 2016 के बाद से तो इंडिया में पॉवर्टी बढ़ रही है। ऐसा हंगर वॉच का भी बोलना है, स्वान का भी बोलना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी बोलना है और कुछ और सर्विस का बोलना है। तो ये डाटा आप कन्वीनियंटली कोट कर सकते हो। लेकिन सीधे सीधे ये मत लिखना कि जो 2016 का डिमोनेटाइजेशन हुआ उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, लेबर को परेशानी होने लगी, क्योंकि इस प्रकार के स्टेटमेंट्स आप लिख दोगे ना तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा कहते हैं ना बायस नजर आओगे सरकार के अगेंस्ट, और यू डोंट नो हु इज चेकिंग द कॉपी। तो जो भी आप अपने पॉइंट्स लिखते हो वो पॉइंट्स प्रॉपर किसी इंटरनेशनल इंडेक्स या किसी इंटरनेशनल सोर्स को कोट करते हो लिखना। जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का डाटा आप लिख सकते हो। फिर आप ये लिख सकते हो कि मार्च में प्यू रिसर्च सेंटर ने वर्ल्ड बैंक के डाटा से ये एस्टिमेट किया कि जो नंबर ऑफ पुअर है इंडिया में ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ऑफ $2 पर डे और लेस इन परचेजिंग पावर पैरिटी, ये 60 मिलियन से बढ़ के 134 मिलियन पे पहुंच चुके हैं। तो ये डाटा आप लिख सकते हो, क्योंकि ये डाटा प्यू रिसर्च सेंटर और वर्ल्ड बैंक के डाटा के मिलकर निकल के बाहर आ रहा है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि पैंडेमिक इंड्यूस्ड रिसेशन के चलते इंडिया में वो लोग जो कि $2 प्रतिदिन से कम कमाते हैं वो 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़ के 134 मिलियन यानी लगभग 13.5 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। दिस डाटा यू कैन कन्वीनियंटली कोट। फिर 2020 में आप देखिए इंडिया ने ग्लोबल पुअर जितने भी बढ़े हैं उसमें से 57.3% तो इंडिया की वजह से बढ़े हैं। ओवरऑल दुनिया में जितनी भी मिडिल क्लास थी जो कि पॉवर्टी में चली गई कोरोना के दौरान, उसमें से 59.3% तो इंडिया में थी। और फिर द लास्ट टाइम that India reported an increase in poverty was in the first 25 years after independence। मतलब कि 1951 से लेके 1974 में इंडिया में पॉवर्टी बढ़ी थी। उसके बाद से आप देखो तो अब इंडिया में पॉवर्टी बढ़ रही है। 1951 में इंडिया में पॉवर्टी थी 47%, 1974 में पहुंच गई 56%। सो आज़ादी के पहले 25 सालों में हमारी पॉवर्टी मतलब जितने गरीब लोग थे देश में वो 47% से बढ़ के 56% हो गया 1951 से लेकर 1974 में। और अब ये गरीबी बढ़ने वाला जो काम है वो 2020 में देखने को मिला है। मतलब हमने जितना भी पॉवर्टी के फील्ड में गेन किया था कहीं ना कहीं हम वो सब लूज कर रहे हैं, और इंडिया फिर से कंट्री ऑफ मास पॉवर्टी बन गया है 45 साल के बाद। 45 साल के बाद किस हिसाब से बोला जा रहा है, तो 1951 से लेके 1974 पॉवर्टी बढ़ी, अभी 1974 से 2020 काउंट कर लो तो 26 और 20 लगभग 45-46 ईयर्स हो गए। तो उसके 1974 के 45 साल बाद आपको यहाँ पे फिर से पॉवर्टी बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि ये पॉवर्टी बढ़ने की जो इमीडिएट वजह है वो कोरोना वायरस है, लेकिन कोरोना वायरस के साथ साथ पहले भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स प्ले में थे जो कि गरीबी को बहुत ज्यादा बद से बदतर कर रहे थे। तो आज की डेट में आपको इंडिया एज अ कंट्री ऑफ मास पॉवर्टी नजर आ रहा है। और सरकार देखिए कोई भी सरकार होती ना तो इस समय पे नंबर्स को कोट नहीं करती क्योंकि हालात बहुत खराब है। यहाँ पे सरकारों को पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल ठहराना सही नहीं है, बट कोई भी सरकार होती तो यहाँ पे ह्यूमिलेट हो रही होती। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार है तो ही प्रॉब्लम है, कोई भी सरकार होती तो यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली होती। बट वही बात है ना कि सरकारों को क्रिटिसाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि देयर वाज अ बेटर अल्टरनेटिव, देयर वाज ऑलवेज अ बेटर वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स, और वो बेटर वे यहाँ पे सरकार नहीं कर पाई इसलिए सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा है और आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। फिर आगे बात की जाए तो अभी के लिए क्या बोल रही हैं यहाँ पे सीमा चिश्ती जी की भाई अर्जेंट सॉल्यूशंस की जरूरत है, और इन सॉल्यूशंस को निकालने में जो सबसे पहला पॉइंट हमें करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि हमें ये काउंट करना पड़ेगा कि इंडिया में एक्चुअल नंबर ऑफ पुअर कितने। हमारी सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि हम इंडिया में ये काउंट ही नहीं कर पाए हैं कि एक्चुअली में इंडिया में कितने लोग गरीब हैं। अभी काउंटिंग की मेथोडोलॉजी की बात की जाए तो शुरुआत हुई इसकी 2011 से। 2011 में सुरेश तेंदुलकर कमेटी आई और इसकी रिपोर्ट ने बोला कि इंडिया में रूरल इंडिया में प्रति महीना 816 पर कैपिटा का इनकम, समझे, पर कैपिटा पर मंथ, मतलब कि प्रति महीना 816 रुपए पर कैपिटा पर मंथ अगर रूरल इंडिया में कोई कमा रहा है, और अर्बन इंडिया में प्रति महीना पर कैपिटा 1000 रुपए अगर कोई कमा रहा है तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। तो ओवरऑल इस 816 रूरल इलाकों में और 1000 अर्बन इलाकों में
इससे कम जो इंडिया के अंदर कमा रहा है वो गरीब माना जाएगा। और इस हिसाब से इंडिया की गरीबी लाइन कितना निकल के आई, 25.7%। भाई गालियां पड़ी लोगों की तरफ से, तो लोगों को साफ साफ नजर आ गया कि सरकार बेवकूफ बना रही है। लोगों ने बोला कि क्या मजाक चल रहा है यार, आपको गरीब नहीं दिखाने तो बिल्कुल ही मत दिखाओ, इतना कम करके फिगर्स को क्यों दिखा रहे हो। इतना क्रिटिसाइज किया गया सुरेश तेंदुलकर कमेटी को कि भाई सी रंगराजन कमेटी बनाई गई। सी रंगराजन कमेटी ने 2014 में रिपोर्ट दी कि इंडिया में नंबर ऑफ गरीब है 29.6%, और दिन में जो अर्बन इलाकों में 47 रुपए से ज्यादा कमा रहा है और रूरल इलाकों में 32 रुपए से ज्यादा कमा रहा है वो गरीब नहीं है। अभी सी रंगराजन कमेटी को भी कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन अब आप सोचिए, सी रंगराजन कमेटी 47 रुपए पर डे बोल रहा है और वर्ल्ड बैंक $2 पर डे बोल रहा है। तो वर्ल्ड बैंक का कितना हो गया, 150 रुपए प्रतिदिन, और सी रंगराजन कितना हो गया, 47 रुपए प्रतिदिन। तो वर्ल्ड बैंक के फिगर के हिसाब से चला जाए तो थोड़ा ज्यादा बेटर है हिसाब। और वर्ल्ड बैंक के फिगर के हिसाब से अगर आप चलोगे ना, इंडिया के हालात गरीबी को लेकर बहुत ज्यादा खराब है, बिल्कुल भी अच्छे यहाँ पे नहीं है। अब एंड में सीमा चिश्ती जी यहाँ पे बात करती हैं कि नंबर्स इंपॉर्टेंट है क्यों, एक्चुअल नंबर ऑफ गरीब अगर आप गिन लेते हो तो ये क्यों जरूरी है। सबसे पहले रीजन ये है कि जब आप नंबर ऑफ गरीब गिन लेते हो और उसकी पब्लिक रिपोर्टिंग होती है तो देश की जनता को पता चलता है कि हमारे देश में कितने गरीब हैं। और जब एक बार देश की जनता को पता है कि कितने गरीब हैं, तो उसके बाद अगर सरकार उनके लिए खर्चा करती है तो वो खर्चा जस्टिफाइड होगा। कहीं ना कहीं लोगों को पता होगा कि सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है, तो ये पॉलिटिकली डिफीटिंग नहीं होगा, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में मदद करेगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि सरकार लोगों के लिए पैसा रिलीज कर रही है। ठीक है, फिर भाई यहां पे ये बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसके बाद एक इकोनॉमिक रेशनल होगा कि जो गरीब और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग हैं उनकी मदद की जाए सरकार के द्वारा। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पेन में जो गिग वर्कर्स हैं, गिग मतलब इनफॉर्मल वर्कर्स, मतलब जो डेली कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, पान की रेडी लगा के बैठे हैं, इस प्रकार के जो गिग वर्कर्स हैं उनको आप कह सकते हो कि वर्कर का दर्जा दिया गया। जो डिलीवरी बॉयज हैं आपके स्पेन के अंदर उनको वर्कर का दर्जा दिया गया। कुछ इस प्रकार का दर्जा इंडिया में भी देने की जरूरत है, बट अब तक इंडिया में ऐसा नहीं हो पाया है। फिर क्या बोला जा रहा है कि भाई पिछले साल जब कोरोना का लॉकडाउन लगा तो हमारी सरकार ने लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा लोन में हमारे कॉर्पोरेट्स को बांटा है, और बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे बांटा है। तो हमारे कॉर्पोरेट्स ने क्या किया कि जो उनके पुराने लोन चल रहे थे हाई इंटरेस्ट रेट पे उनको चुका दिया और कम इंटरेस्ट रेट पे नए लोन ले लिए और अपने इंटरेस्ट का पैसा बचा लिया। तो क्या ये जो 1.5 लाख करोड़ था, अगर ये सीधे सीधे गरीबों के हित में इस्तेमाल किया जाता तो ज्यादा सही नहीं होता? इस चीज के ऊपर भी एक सवाल उठाया जा रहा है। ओके, और सबसे खास बात यहां पे ये है कि अगर एक्चुअल नंबर ऑफ गरीबों को रिपोर्ट किया जाता है तो रियली में यहां पे सरकार के ऊपर लोगों की तरफ से प्रेशर पड़ेगा और फिर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल करने की कोशिश की जाएगी, हमारे नेताओं को, हमारे सिविल सर्वेंट्स को, ब्यूरोक्रेट्स को अकाउंटेबल करने की कोशिश की जाएगी। और यही तो रीजन है कि भाई एक्चुअल नंबर ऑफ पुअर यहाँ रिलीज नहीं किए जाते हैं, क्योंकि अगर एक्चुअल नंबर ऑफ पुअर का डाटा रिलीज कर दिया गया तो सरकार बहुत तगड़े प्रेशर में आ जाएगी। तो खास बात यह है कि कोरोना के पैंडेमिक के समय पे जो हमारे सुपर रिच हैं, जो हमारी बिजनेस क्लास है, कॉर्पोरेट क्लास है, उसके पैसे तो भाई तगड़े तरीके से बने, उनकी वेल्थ तो दुगनी तिगनी हो गई है, लेकिन मिलियंस ऑफ इंडियंस, करोड़ों की तादाद में इंडियंस गरीबी में चले गए हैं। तो ये बिलियनियर अमीर हो रहे हैं और गरीब होते चले जा रहे हैं। तो अगर और गरीब कितना होते चले जा रहे हैं, इस बारे में अगर बिल्कुल प्रिसाइज एग्जैक्ट फिगर होंगे तो लोगों को भी पता चलेगा कि हमारा गिनी कोएफिशिएंट किस हद तक खराब है और हमारे देश में इनइक्वालिटी किस हद तक ज्यादा है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जितनी ज्यादा अगर आप गरीबों की रिपोर्टिंग प्रॉपर तरीके से करोगे उतना ज्यादा लोगों को असलियत पता चलेगी, और जितना ज्यादा लोगों को असलियत पता चलेगी उतना ही ज्यादा लोग सरकार को रिस्पॉन्सिबल करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये कि क्या सरकार कभी चाहेगी कि आपको असलियत पता चले? और वो किसी की भी सरकार हो, बीजेपी, कांग्रेस, फला फला कोई पार्टी का नाम ले लो, हर सरकार यही चाहती है कि एक्चुअल नंबर ऑफ फिगर्स लोगों के पास नहीं है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस बिल्कुल एक्चुअल नंबर ऑफ फिगर दे देगी लोगों को? ठीक है ना, बीजेपी तो नहीं दे रही, क्या कांग्रेस दे देगी? कोई नहीं देगा। क्यों देंगे भाई? पॉलिटिकल डिफीटिंग हो जाएगा उनके लिए, वोट नहीं मिलेंगे अगली बार। तो जब वोट नहीं मिलेंगे, जीत ही नहीं पाओगे, तो लोगों को बेवकूफ बना के रखो, शांत रख के रखो, चीजों को छुपा के रखो, ये सब चीजें चलती हैं। और इसी को यहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। अभी बदल कब पाएगा वो एक बात की बात है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। विद राइसी इन द सैडल, द रोड ahead फॉर ईरान, द अल्ट्रा कंजर्वेटिव लीडर may be quite ambitious even as many Iranians are pessimistic about better days ahead। इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट बने, ये तो भाई कहीं ना कहीं खुश होंगे ही, कहीं ना कहीं बिल्कुल जोश में होंगे, भाई प्रेसिडेंट बन गए।
लेकिन लोग बहुत ज़्यादा जोश में नहीं नज़र आ रहे हैं ईरान के। क्या बताया जा रहा है? तो भाई पहले ये ईरान की जुडिशरी के हेड थे इब्राहिम रईसी साहब, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गए हैं। हालांकि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने वाला प्रोसेस है उसको उतना जेन्युइन नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि वोट डालने केवल 48.8% लोग आए थे। तो 50% से कम लोग वोट डालने आए थे, और उसमें से लगभग 62% लोगों ने, 61.95% लोगों ने इनके फेवर में वोट दिया। तो ये जीत गए। जितने लोग वोट डालने आए थे उसमें तो उनको ठीक ठाक मेजोरिटी मिल गई है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ वोट डालने जो लोग आए थे वो कम थे, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। तो अगर आप देखो तो 48 या 49% का 62% अगर आप निकालने पे जाओगे तो लगभग 30% हो जाएगा, समझ गए? तो 30% आप कह सकते हो कि काफी कम है। ओके, 30% से भी थोड़ा कम ही बोलूंगा मैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बात की जाए तो ईरान के इलेक्शंस चले कैसे। देखिए, ईरान का इलेक्शन का प्रोसेस ऐसा है कि जो भी भावी उम्मीदवार होते हैं वो अपनी उम्मीदवारी व्यक्त करते हैं, बोलते हैं कि भाई मैं कहीं ना कहीं ईरान के इलेक्शन में खड़ा होना चाहूंगा। जितने भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं सब लोग अपना नॉमिनेशन देते हैं, मैं खड़ा होना चाहूंगा, मैं खड़ा होना चाहूंगा। 592 लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया कि मैं प्रेसिडेंट की पद के लिए खड़ा होना चाहूंगा। अब इन 592 लोगों में से ईरान की जो गार्जियन काउंसिल है ना, जो कि सीधे सीधे अयतुल्ला अली खमीनी साहब के अंदर काम करती है, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर है, इसने 592 में से 7 लोगों को इलेक्ट किया, जो कि कहीं ना कहीं जिनके लिए वोट डाले जाएंगे ईरान के इलेक्शंस में। अभी इन 7 लोगों में बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के नाम नहीं थे। एक तो जो पूर्व राष्ट्रपति हैं ईरान के, महमूद अहमदीजाद, और एक पार्लियामेंट स्पीकर अली लारिजानी। एक्चुअली में अली लारिजानी जो कि पार्लियामेंट्री स्पीकर हैं, ये काफी इन्फ्लुएंशियल फिगर है ईरान के अंदर, और इनको जब हटा दिया गया ना, इनको जब गार्जियन काउंसिल ने नॉमिनेट नहीं किया गया ना, तो इस पूरे के पूरे इलेक्शन प्रोसेस को ईरान में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। ऐसा बोला गया है कि ईरान में ये जो इलेक्शंस है ना, इनको इंजीनियर कर रहे हैं खिमेनेई साहब, और ये इंजीनियर किसके फेवर में किए जा रहे हैं? तो इब्राहिम रईसी के फेवर में किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खिमेनेई, और जो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस प्रकार से आईएसआई रोल प्ले करता है ना इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, उसी प्रकार से यहाँ पे आप कह सकते हो कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है। और इसी के कासिम बिन सुलेमानी को यूएस ने मारा था डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे। तो कुल मिला के यहाँ पे आप देखोगे कि पहले से ही आईआरजीसी यानी कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और अयतुल्ला अली खिमेनेई साहब ने ये डिसाइड कर लिया था कि लीडर तो इब्राहिम रईसी को ही चुनना है, और यहाँ पे इब्राहिम रईसी ही लीडर बन के सामने आ चुके हैं। अब अगर आप बात करो तो इब्राहिम रईसी की जीत यहाँ पे जो रिफॉर्मिस्ट सेक्शन है, जो मॉडरेट सेक्शन है ईरान का, उसकी हार है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो तो मिस्टर इब्राहिम रईसी इज अल्ट्रा कंजर्वेटिव, और चूंकि ये अल्ट्रा कंजर्वेटिव हैं तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट यहाँ पे काफी दबता हुआ नजर आएगा। एक्चुअली में रिफॉर्मिस्ट ये मूवमेंट क्या करता है? ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट ये कहता है कि ईरान की इकोनॉमी को खोलने की कोशिश करेंगे, इकोनॉमिक सैंक्शंस हटाने की कोशिश करेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रिश्तों को अच्छे करने की कोशिश करेंगे, न्यूक्लियर पावर पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। ये कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि रिफॉर्मिस्ट फैक्शन का बोलना है। कंजर्वेटिव फैक्शन क्या बोलेगा? कंजर्वेटिव फैक्शन बोलेगा कि कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा लोगों को लिबर्टी देने की। ईरान देखोगे तो एक बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी है, वहां पे लेडीज को तो बहुत ही कम ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं। तो रिफॉर्मिस्ट का ये बोलना था कि भाई आवाम के हर तबके को प्रॉपर फ्रीडम मिलनी चाहिए, और ये फ्रीडम मांगी भी जा रही है ईरान की सोसाइटी में, लेकिन मिल नहीं पा रही है। और कंजर्वेटिव्स के अंदर मिलना तो और मुश्किल काम है। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखोगे कि इस बार कोई भी रिफॉर्मिस्ट या मॉडर्निस्ट, जो कहते हैं ना कि जो रिफॉर्मिस्ट या जो मॉडरेट तबके का बंदा है, वो यहाँ पे गार्जियन काउंसिल से ही क्लियर होके आगे नहीं आ पाया। तो गार्जियन काउंसिल ने ही पहले इस बात को क्लियर कर दिया था कि हम कंजर्वेटिव बंदे को ही प्रेसिडेंट बनाएंगे यहाँ पे, और कंजर्वेटिव बंदा यहाँ प्रेसिडेंट बन गया। अब अगर आप बात करो ईरान की, हालत बहुत खराब है इस समय पे ईरान की। ईरान के ऊपर बहुत जबरदस्त सैंक्शंस लगा रखे हैं यूएसए ने, और यूएस सैंक्शन का इंपैक्ट इतना ज्यादा है कि लोग वहां भूखे मर रहे हैं। जो लोग एंटरप्राइजिंग है, दिमाग वाले हैं, एंटरप्रेन्योर है, वो धंधा नहीं कर पा रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ईरान का बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। जो थोड़ा बहुत इंडिया से हो रहा है वो हो रहा है। चाइना ने बोला कि भैया $400 बिलियन डालेंगे, तो थोड़ा बहुत ही उनकी इकोनॉमी मूव कर रही है। ऐसे केसेस में सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटाना। अब जब मॉडरेट सैंक्शन नहीं हटवा पाए तो लगता नहीं कि इब्राहिम रईसी सैंक्शन हटवा पाएंगे, क्योंकि इब्राहिम रईसी बहुत ज्यादा सैंक्शंस को हटवाने के मूड में नहीं है, और सैंक्शंस की इंपॉर्टेंस को उन्होंने बहुत ज्यादा पहले डिस्कस भी नहीं किया है। कहीं ना कहीं इब्राहिम रईसी ईरान के अंदर उस पर्टिकुलर तबके को बिलोंग करते हैं जो कि ये मेथोडोलॉजी और ये आइडियोलॉजी को मानते हैं कि क्या कर लेगा यूएस हमारा, यूएस को तो हम सबक सिखा देंगे। अभी यूएस को सबक सिखाने के चलते
इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं हटेंगे, और अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं हटे तो कहीं ना कहीं ईरान की जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, और वही यहाँ पे हो रहा है। प्लस इब्राहिम रईसी को कुछ और बातों को लेकर क्रिटिसाइज किया गया है। एक्चुअली में पॉलिटिकल एग्जीक्यूशंस हुए हैं बहुत सारे ईरान के अंदर। ईरान के अंदर जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, आपको पता है कि हर देश में एक लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट आइडियोलॉजी होती है। जैसे इंडिया में हिंदुत्व आइडियोलॉजी को राइटिस्ट बोला जाता है और उसके अगेंस्ट जो बात करते हैं उनको लेफ्टिस्ट बोला जाता है, उसी प्रकार से ईरान की जो सोसाइटी है बहुत कंजर्वेटिव है। तो इस्लामिक रेवोल्यूशन की जो प्रिंसिपल्स हैं, इस्लामिक शिया रेडिकल पॉलिटिक्स है, उसको जो लोग मानते हैं उनको राइट विंग बोला जाता है, और उसके अगेंस्ट जो बात करते हैं उनको लेफ्ट विंग बोला जाता है। तो ऑब्वियस ही बात है, जो इस्लामिक क्लर्जी है उसके अगेंस्ट बात करेगा लेफ्ट विंग, तो लेफ्ट विंग वाले लोगों को बहुत बड़े स्केल पे पॉलिटिकली एग्जीक्यूट किया गया है पहले, समझ गए। उसमें आपके पीपल मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, और 1988 में इनको बहुत बड़े नंबर्स में मारा गया, एग्जीक्यूशन हुआ इनका। और ये बात कहीं ना कहीं लेट अयतुल्ला अली मोंताजारी ने एक्सेप्ट कर ली। तो जिस कमिटी के ऊपर ये इल्जाम लगा था ना कि इन्होंने एग्जीक्यूशंस को सैंक्शन किया है, उस कमिटी में भी इब्राहिम रईसी बैठते थे। तो इब्राहिम रईसी के ऊपर हजारों की तादाद में लोगों को मारने तक का इल्जाम लग चुका है, समझ गए। तो कुल मिला के एंड में यही बोला जा रहा है इस आर्टिकल में कि दिस पर्सन इब्राहिम रईसी ये बहुत कंजर्वेटिव ब्लॉक को बिलोंग करता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स को ईरान की इकोनॉमी में जल्दी ये घुसने नहीं देंगे। तो कोविड-19 के पैंडेमिक के इम्पैक्ट को भी कहीं ना कहीं डाउन प्ले करने की कोशिश की है इब्राहिम रईसी ने। अभी के समय पे जिस प्रकार से ईरान पुश बैक कर रहा है सऊदी अरेबिया को, जिस प्रकार से ईरान पुश बैक कर रहा है आपका इसराइल को, यूएसए को, ये मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में, वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में, ये चीज कहीं ना कहीं आगे चालू रहने वाली है। न्यूक्लियर एग्रीमेंट के ऊपर डेफिनेटली इब्राहिम रईसी ने बोला है कि हम यूएस के साथ बात करके चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, बट किस हद तक इब्राहिम रईसी जो बोल रहे हैं उसको मानेंगे, ये देखने वाली बात है। केवल ये बोल देना कि हम जेसीपीओए को साइन करेंगे, ये एक अलग बात है, और एक्चुअली में साइन करके सैंक्शंस हटवाना और अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बढ़ने से रोकना, ये अपने आप में एक अलग बात है। क्योंकि जो कंजर्वेटिव फैक्शन है, जो अल्ट्रा कंजर्वेटिव फैक्शन है ईरान की पॉलिटिक्स का, वो बहुत लंबे समय से ये बोल रहा है कि अब ईरान को एक न्यूक्लियर पावर होना चाहिए, और उस न्यूक्लियर पावर को होने के लिए जेसीपीओ एग्रीमेंट फिर ज्वाइन करना पड़ेगा। अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो अच्छी खासी ग्रो कर रही है उसको बंद करना पड़ेगा। तो बहुत सीरियस डाउट्स है कि ये एक्चुअली में जो कह रहे हैं वो करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये इब्राहिम रईसी से रिलेटेड आप कह सकते हो कुछ बातें थी जो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, अब परपेचुअल वॉर। यूएस शुड हैव बैक्ड अफगानिस्तान गवर्नमेंट मोर इंस्टेड ऑफ पुशिंग हार्ड टू एंगेज विद तालिबान। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, भैया यूएस का फॉरएवर वॉर कहीं ना कहीं अब फाइनली खत्म हो रहा है। इसको बैरक ओबामा ने खत्म करने की कोशिश की, नहीं खत्म कर पाए। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको खत्म करने की कोशिश की, और डोनाल्ड ट्रंप ने काफी सारा काम कर दिया इसको खत्म करने का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ में आया कि अफगानिस्तान की सरकार से बात करके कुछ होने वाला नहीं है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तालिबान से बात कर ली, और अब वो बाइडेन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि जल्दी खत्म करो। अब देखिए, अगर बाइडेन के समय पे यूएस के सोल्जर्स वापस यूएस नहीं पहुंचते हैं तो यूएस की जनता बाइडेन से नाराज होगी। इसलिए बाइडेन इस बात को जानते हैं कि बहुत इमरजेंसी बेसिस पे यूएस के सोल्जर्स को अफगानिस्तान से निकालना जरूरी है। इनके पचड़े में एक लिमिट से ज्यादा पड़ना ठीक नहीं है। 20 साल से ऑलरेडी पचड़े में पड़ा हुआ है। 2001 में अटैक हुआ था और 2021 चल रहा है, तो 11 सितंबर 2021 तक यूएस की जितनी भी फोर्सेस हैं वो अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएंगी। दिस विल बी द 20th ईयर एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टेरर अटैक्स। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे लगभग इसी समय पे अटैक हुआ था 20 साल पहले। तो इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली ही जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी साहब और जो चेयरमैन है ऑफ द हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकंसिलिएशन अब्दुल्ला, ये यूएसए गए और व्हाइट हाउस में जाके जो बाइडेन से मिले। ठीक है भाई, अगर आप बात करो तालिबान की, तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है 29 फरवरी 2020 को जब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे आपके अमेरिका के, उस समय पे यूएस और तालिबान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसको बोला गया डोहा एग्रीमेंट फॉर ब्रिंगिंग पीस। इस एग्रीमेंट में कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि 2021 के मिडिल तक हम लोग अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएंगे। तालिबान ने बोला कि ठीक है भाई, हम वायलेंस नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद से तालिबान ने वायलेंस बढ़ाया है, क्योंकि तालिबान जानता है कि अगर हमने सीज फायर कर दिया, वायलेंस रोक दिया, तो हमारा निगोशिएटिंग लेवरेज चला जाएगा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये बोलती है कि अभी भी अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा एक्टिव है, और इस अलकायदा को बैक एंड सपोर्ट दे रहा है तालिबान। ये वही अलकायदा है जिसने 9/11 अटैक्स करवाए थे यूएस के अंदर, और इसी अलकायदा को मारने के लिए यूएस से घुसा था
अफगानिस्तान के अंदर। पहले तो यूएसए ने तालिबान से बोला था अलकायदा के लीडर उसामा बिन लादेन को हमें हैंड ओवर कर दो। तालिबान ने हैंड ओवर करने से मना कर दिया, यूएसए ने अटैक कर दिया। यूएसए ने पहले तो अलकायदा को एलिमिनेट किया, तालिबान को एलिमिनेट किया, तालिबान के साथ कोई भी निगोशिएशन नहीं किया, लेकिन तालिबान अभी भी एक्टिव है और आगे भी एक्टिव रहेगा। उसका मतलब ये है कि भाई तालिबान में जो लोग हैं ना, वो अफगानिस्तान के ही लोग हैं, वो अफगानिस्तान की ही ट्राइब्स है, वो अफगानिस्तान के ही नेटिव लोग हैं, बस कहीं ना कहीं उनकी आइडियोलॉजी अलग हो गई है। तो अफगानिस्तान के लोगों को ही कैसे खत्म कर दोगे? क्या भाई सबको मार दोगे क्या? वो तो पॉसिबल है नहीं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे तालिबान ने एक एश्योरेंस जरूर दी है यूएसए की, हम अल कायदा को मदद नहीं करेंगे। बट एक्चुअली में यूएस के इंटेलिजेंस का और बहुत सारे और एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि ऑलरेडी तालिबान अल कायदा की बैक एंड से मदद कर रहा है। तो यहाँ पे ऑथर का ये बोलना है कि भाई इस प्रकार से यूएसए को अफगानिस्तान से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, यूएसए को मदद करनी चाहिए थी एएनडीएसएफ की। एएनडीएसएफ क्या है? अफगानिस्तान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस है ये एएनडीएसएफ। अफगानिस्तान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत हिम्मत के साथ और बहुत दम के साथ तालिबान से लड़ रहे हैं। अब तक ये जो अफगानिस्तान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस थी, ये थोड़ा आप कह सकते हो कि एडवांटेजेस पोजीशन में थी। क्यों एडवांटेजेस पोजीशन में थी? उसका रीजन ये है कि इनको बैक एंड से यूएस का एयर सपोर्ट मिल रहा था। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यूएस के जाने के बाद ये बैक एंड से जो यूएस एयर सपोर्ट है ये बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं तालिबान जो बैकफुट में रहता है ना यूएस एयर सपोर्ट के चलते, वो बैकफुट से फ्रंट फुट पे आ जाएगा। और एक बार फ्रंट फुट पे आ गए तो अफगान की पॉलिटिक्स में जो बड़े बड़े पावर ब्रोकर्स हैं, वो पावर ब्रोकर्स में पाकिस्तान के बहुत सारे जो आला आर्मी के अफसर हैं और भी जो लोकल लेवल के पावर ब्रोकर्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की सरकार के बीच में और तालिबान के बीच में मांडवली करवाते हैं, वो लोग तालिबान के फेवर में चले जाएंगे। क्योंकि वो पावर ब्रोकर्स इस बात को जानते हैं कि अभी के लिए अफगानिस्तान की फोर्सेस को अमेरिका हेल्प कर रहा है। एक बार अमेरिका बाहर निकल गया तो शायद अफगानिस्तान की फोर्सेस तालिबान के साथ लड़ाई अकेले के दम पे कर पाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और भाई यूएस के निकलने के बाद किस प्रकार का वायलेंस आएगा अफगानिस्तान के अंदर, किस प्रकार के टेररिस्ट हेवंस बनेंगे, किस प्रकार की रीजनल इंस्टेबिलिटी आएगी, ये देखना बाकी है। चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती हैं और इस बात की चिंता कहीं ना कहीं इंडिया में बहुत ज्यादा है। इंडिया के साउथ ब्लॉक में इस बात को लेकर काफी टेंशन चल रही है। जैसे ही यूएसए के ट्रूप कैरियर्स अपने सोल्जर्स को लेकर अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएंगे, उसके बाद पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसको एक खुली छूट मिल जाएगी। इंडिया के खिलाफ जो टेररिस्ट अटैक्स चलते हैं, उसके टेरर कैंप्स पाकिस्तान अपने इलाके में चलाता है। अभी ये टेरर कैंप्स हो सकता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में रिलोकेट कर दे और फिर अफगानिस्तान में इन टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी जाए और फिर वहां से इंडिया के ऊपर टेरर अटैक्स लॉन्च किए जाए। इस बात का कहीं ना कहीं डर है न्यू दिल्ली को। प्लस एक और प्रॉब्लम है, ऑलरेडी इंडिया ने बहुत सा इन्वेस्टमेंट कर रखा है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे स्कूल्स बनवा रखे हैं, हॉस्पिटल्स बनवा रखे हैं, सिविल सोसाइटी डेवलपमेंट, वुमेन राइट्स से रिलेटेड चीज़ों में, पार्लियामेंट हो गया, डैम हो गया, बहुत चीज़ों में कहीं ना कहीं इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। अगर तालिबान कंट्रोल में आ जाता है तो ये जो सोशल इंडिकेटर्स इंडिया ने इंप्रूव करने की कोशिश की है, इनको सेटबैक मिल सकता है अफगानिस्तान के अंदर। और सोचने समझने वाली बात यह है कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी स्टैंस हमेशा से ये रहा है कि हम तालिबान के साथ डीलिंग नहीं करेंगे, हम केवल एक जेन्युइन प्लेयर को जानते हैं और वो है अफगानिस्तान की सरकार। तो अगर इस बात को नाराजगी से ले लिया तालिबान की जो गवर्नमेंट ने या जो भी तालिबान के मेंबर्स होंगे यूएस के जाने के बाद, और अगर तालिबान के साथ इंडिया अच्छी तरीके से नेगोशिएट नहीं कर पाता है, तो कल की डेट में इंडिया के जो भी इन्वेस्टमेंट्स है तालिबान के अंदर वो खतरे में पड़ सकते हैं। हालांकि मैं आपको एक और फैसला बता देता हूँ, यहाँ पे इंडिया वाले पागल तो बैठे नहीं है। इंडिया के जो बड़े बड़े प्लानर्स हैं जैसे कि डोवल साहब होगा, ये सब बाप हैं इन चीज़ों में, इनको बहुत कुछ पता है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंडिया के बैकएंड चैनल्स एक्टिवेट हो गए होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया के जो प्लानर्स हैं वो हो सकता है बैकएंड से तालिबान के लीडर्स के साथ बातचीत कर रहे हो, तालिबान के लीडर्स के साथ दोस्ती अच्छी करने के लिए। सामने से कभी इंडिया इस प्रकार की पॉलिसीज को नहीं दिखाएगा, क्योंकि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल पावर है, इंडिया एक डेमोक्रेसी है। और एक डेमोक्रेसी तालिबान जैसे प्लेयर्स के साथ ओपनली नेगोशिएट करे, ये अच्छा नहीं लगेगा, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की इमेज के लिए अच्छा नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली बैक एंड से इंडिया को ये बात पता है कि यूएस के जाने के बाद अफगानिस्तान के अंदर सपोर्ट बेस उनको खुद ढूंढना होगा और केवल अफगानिस्तान की सरकार के साथ बातचीत करके कुछ नहीं होगा। तो इंडिया के बैक एंड चैनल्स तालिबान की लीडरशिप के साथ भी मोस्ट प्रोबेबली बात कर रहे होंगे ताकि यूएस के जाने के बाद तालिबान के साथ अच्छे रिश्ते किए जा सके। क्योंकि अगर इंडिया की हुकूमत बैक एंड से तालिबान के साथ अच्छे रिश्ते कर लेती है
तो पाकिस्तान तालिबान का इस्तेमाल करके, अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करके इंडिया के ऊपर टेररिस्ट अटैक नहीं करवा पाएगा। तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बैकएंड से तालिबान के सदस्य अच्छे किए जाए, और हमारे जो बड़े बड़े जो वहाँ पे डिप्लोमेट्स बैठते हैं, हमारे जो पॉलिटिकल क्लास बैठती है, वो इस बात को जानती है। कल की डेट में आप IAS IPS बन जाते हो, IAS बन जाते हो, तो हो सकता है कि इस प्रकार के नेगोशिएशंस में आप भारत सरकार को इनपुट दे रहे हो, क्योंकि आप खुद ही सरकार का पार्ट हो गए। इसीलिए ये जो IAS पोस्ट होती है, ये इतनी ज़्यादा सॉर्ट आफ्टर होती है, क्योंकि आप कहीं पे भी बैठे हो, चाहे राज्य की सरकारों में बैठे हो, चाहे आप केंद्र की सरकार में बैठे हो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, अगर आपकी निगोशिएशन स्किल्स अच्छी हैं, तो हो सकता है कि आप ही को उस दस्ते का पार्ट बना के भेज दिया जाए कि आप तालिबान के बड़े बड़े लीडर से जाके बात करके। और बिल्कुल ऐसा होता है दोस्तों, समझ गए ना बात को। बैक एंड से इंडिया अपने एसेट्स को तो प्रोटेक्ट करेगा ही ना करेगा। अभी कल की डेट में US फोर्सेस बाहर निकल गई और हम अफगानिस्तान सरकार के साथ दोस्ती दिखा रहे हैं, और पाकिस्तान ने हमारे डैम बनाए हुए तोड़ दिए वहां पे। कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने तालिबान को पटा के इंडिया के खिलाफ अटैक शुरू करवा दिए। तो क्या ये इंडिया के फेवर में हो गया? तो क्या ये सही नहीं है कि हम लोग बैकएंड से तालिबान के साथ रिश्ते अच्छे करने की कोशिश करें? बिल्कुल सही है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ऐसा आपने सुना होगा, और इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत चलता है भाई। इंडिया के डोमेस्टिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए शैतान के साथ भी हाथ मिलाना पड़े तो जरूरी है। सुभाष चंद्र बोस वाली मूवी देखी है ना, जिसमें बोस साहब बोलते हैं कि कितना भी बड़ा शैतान हो, अगर मुझे भारत को आजादी दिलानी है तो मैं शैतान के साथ भी गले लगने के लिए तैयार हूं। तो कुछ इस प्रकार की चीज यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। प्लस यहाँ पे ऑथर USA को क्रिटिसाइज कर, ये मैंने अपने अलग से पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, ये इस आर्टिकल में नहीं लिखे हैं। तो कुल मिला के US के ऊपर यहाँ पे ऑथर इल्जाम लगा रहा है कि भाई ये अफगानिस्तान सरकार को इनको सपोर्ट करना चाहिए था, इन्होंने तालिबान के साथ सीधे सीधे बातचीत कर ली और ANDSF को अकेले छोड़ दिया। अब आगे आने वाले समय में ANDSF का फ्रेगमेंटेशन तय है। अफगानिस्तान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस अब यहाँ पे कमजोर होती नजर आएंगी। एक्चुअली में कुछ जगहों पे वो कमजोर होती ऑलरेडी नजर आ रही हैं। कुछ ऐसी जगहें हैं जो कि पहले अफगानिस्तान की सरकार के कंट्रोल के अंदर थी, अब वो तालिबान के कंट्रोल के अंदर चली गई हैं। और हो सकता है आगे आने वाले समय में इन इलाकों में और ओवरऑल अफगानिस्तान में एक तालिबान सेंट्रिक रिलीजियस काउंसिल राज करने लगे, जो कि इस्लामिक लॉ के बेसिस पे गवर्नेंस करे। और ये ह्यूमन राइट्स के लिए और खासकर वुमेन राइट्स के लिए बिल्कुल अच्छा होने वाला नहीं है। बाकी एग्जैक्ट डिटेल्स तो जब USA एक बार बाहर निकल जाएगा तब पता चलेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम टू गिव। अब फैमिलीज हु लॉस्ट ब्रेड विनर्स इन COVID-19 नीड सपोर्टिव पॉलिसीज एंड अ सेफ्टी नेट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि भाई जिन लोगों के घरों में COVID-19 से रिलेटेड डेथ हुई है, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? उनके लिए क्या कोई स्टैंडर्ड एक्सग्रेशिया कंपनसेशन दे रहे हो? शुरुआत में तो केंद्र सरकार का ये बोलना था कि भाई इतना ज्यादा पेमेंट दे पाना अफोर्डेबल नहीं है, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, अगर हम इतना पैसा बांटेंगे तो चीजें हो नहीं पाएंगी। दूसरी बात, अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को उठा के देखोगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ऐसे प्रावधान हैं, वो लोग जो कि कहीं ना कहीं डिजास्टर से अफेक्टेड हैं, उनको किसी प्रकार की फाइनेंशियल हेल्प दी जा सकती है, एक्सग्रेशिया पेमेंट दिया जा सकता है। अब सरकार देना चाहे ना देना चाहे वो एक अलग बात है। प्लस एक और बात यहाँ पे उठाई जा रही है कि जब केंद्र सरकार के पास सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा है, तो भाई यहाँ पे गरीबों को पैसा देने में क्या प्रॉब्लम है? अब मैं आपको एक बात बता दूं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कितना रुपया लग रहा है? 20,000 करोड़। ओवरऑल अगर आप कोरोना की हैंडलिंग की बात करोगे और देश में हेल्थ सिस्टम को अच्छा करने की बात करोगे तो 20,000 करोड़ रुपए से बहुत ज्यादा चाहिए। एक्चुअली में जब ये बात बोली गई सरकार से कि भाई 4 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया पेमेंट दो, तो सरकार ने एक और बात बोली, और यहाँ पे सरकार की एक बात बोली हुई बहुत अच्छी है कि वन टाइम पेमेंट से लगातार प्रॉब्लम कंटिन्यूअस बेसिस पे सॉल्व नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं हमको एसेंशियल सप्लाईज को मेंटेन करने पर, एडिशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बनाने पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन बहुत लंबे समय से भारत सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही। करंट बीजेपी सरकार के साथ साथ पहले की सरकारों ने भी ध्यान दिया गया। बहुत लंबे समय से इकोनॉमिक सर्वे में भी रिपोर्ट छपी है, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी बोल रहे हैं कि इंडिया को अपनी GDP का 2.5% से 3% हेल्थ पे खत्म करना चाहिए, और हम लोग 1% से भी कम खत्म करते हैं। तो बहुत लंबे समय से हमने अपने हेल्थ सेक्टर को यहाँ पे इग्नोर किया है। रिसेंटली भारत सरकार ने डिसीजन लिया कि हम फ्री वैक्सीन बांटेंगे। यूनिवर्सल पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बहुत सारे जो फैसेट्स हैं वो अभी भी हमारे पास नहीं है। तो ये जो सेकेंड वेव आई थी ना कोरोना वायरस की, इसने हमें इतना परेशान इसलिए कर लिया क्योंकि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ऑलरेडी बहुत बेकार था, हमारा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बहुत कम था। तो कुल मिला के ये जो सरकार की बात है कि भाई बिल्कुल सही है कि हमें अपनी हेल्थ कैपेबिलिटीज को बनाना चाहिए, कंपनसेशन देने से काम नहीं चलेगा। लेकिन अब आप समझिए,
कुछ हद तक कंपनसेशन देना कभी ना कभी ज़रूरी हो जाता है। अगर आप पिछले साल के भारत के, हमारी सरकार के आत्मनिर्भर भारत पैकेजेस के बारे में बात करो, उसके साथ साथ आरबीआई जितना पैसा इकोनॉमी में इन्फ्यूज कर रहा है उसकी बात करो, तो लगभग सरकार 13% ऑफ जीडीपी ऑलरेडी इकोनॉमी में इन्फ्यूज कर रही है। तो उसके बाद सरकार का ये बोल देना कि कैश ट्रांसफर्स देना हेल्थ केयर के लिए और सोशल प्रोटेक्शन के लिए ये पॉसिबल नहीं है, इसका पैसा नहीं है, सरकार का लॉजिक सही नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आप आईएमएफ का एक पॉलिसी रिस्पॉन्स बोलता है इंडिया के कंटेक्स्ट में कि इन द अर्ली पार्ट ऑफ द पैंडेमिक अगर फूड, फ्यूल और कैश ट्रांसफर्स दिए जाते लो इनकम हाउस होल्ड्स को इंडिया के अंदर, तो टोटल खर्चा आता 1.2% ऑफ द जीडीपी। तो अगर सबसे गरीब तबके को एट द स्टार्ट ऑफ कोरोना पैंडेमिक अगर आप कैश ट्रांसफर्स दे रहे हैं, फूड और फ्यूल का पैसा फ्री में बांट रहे हैं, तो खर्चा आ रहा है 1.2% ऑफ जीडीपी। अब अगर आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर 13% जीडीपी का एलोकेट किया जा सकता है, तो 1.2% जीडीपी कैश ट्रांसफर्स में देना पूरी तरीके से पॉसिबल है। अब ये सरकार के विल पावर पे डिपेंड करता है कि क्या सच में सरकार कैश ट्रांसफर देना चाहती है या नहीं देना चाहती है। तो सरकार शुरू में तो नहीं देना चाहती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ये प्रेशर पड़ रहा है कि थोड़े बहुत कैश ट्रांसफर्स तो देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, बहुत सारे घरों में ब्रेड विनर्स की मृत्यु हुई है। एक अकेला अर्निंग मेंबर था, वो मर गया, अब उसके बच्चे ऑर्फन हो गए, ना उनके पास खाने का पैसा है और ना ही उनके पास स्कूल जाने का पैसा है। ऐसे लोगों को वन टाइम मदद तो देनी ही पड़ेगी। और इन द रिस्पेक्ट कि भैया इंडिया का पेंशन सिस्टम वीक हो रहा है, तो जो लोग मर के चले भी गए हैं उनसे जो पेंशन आ रही फैमिलीज के पास, वो पेंशन बहुत कम है। पहले के बैंक डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट कम हो रहा है। आपको पता ही है कि इन्फ्लेशन 6% पे पहुंच गया है और एफडी में रिटर्न मिलता है 5% का, तो आपका पैसा नेगेटिव टेरिटरी में जा रहा है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं सरकार को कंपनसेशन वाला एलिमेंट यहाँ पे लेके आना चाहिए। और अगर सरकार के पास उसके लिए पैसा कम पड़ रहा है, तो जो हमारा वेल्दीएस्ट लॉट है उसके ऊपर अगर थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स लगाना पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सरकार पे। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, कॉर्पोरेट्स के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाना ये काफ़ी मुश्किल है सरकार के लिए। आपको याद होगा कि पिछले साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ आईआरएस अफसरों ने क्या किया कि एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से सरकार को प्रपोज किया कि कैसे ज़्यादा पैसा कमाने वालों के से ज़्यादा टैक्स लेके हमारे देश के गरीबों को थोड़ा बहुत पैसा दे के उनके हालात को ठीक किया जा सकता है। हालांकि उसके बाद उन्हें आईआरएस ऑफिसर्स को शो कॉज नोटिस देने की बात की जाने लगी। उन्हें ये बोला जाने लगा कि तुम बस पॉलिसी इंप्लीमेंटर्स हो, पॉलिसी बनाना सरकार का काम है, अपनी हद में रहो, और काफ़ी सुनाया गया उन आईआरएस ऑफिसर्स को। तो कुल मिला के यहाँ पे जो आर्टिकल में बात लिखी है कि भैया कॉर्पोरेट्स के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा के जो पैसा आएगा उससे गरीबों के लिए कुछ किया जाए, देखिए जल्दी होने वाला है नहीं। क्योंकि हमारी सरकार कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट्स को इंडिया में बुला रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव कर रही है, और टैक्स बढ़ाना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के एसेंस के अगेंस्ट चला जाता है। तो ये कुछ बातें यहाँ पे ऑथर ने लिख रखी हैं, सारे फैसेट्स मैंने आपको समझा दिए हैं। ओके, आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। ये जो कंपनसेशन वाला पॉइंट है, कहीं ना कहीं सरकार को गिवन करना पड़ रहा है। आगे आने वाले समय में सरकार जल्दी हो सकता है कोविड-19 से अफेक्टेड लोगों की फैमिलीज को कुछ कंपनसेशन दे। ज़रूरी भी है, क्योंकि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, फ्री में वैक्सीन अवेलेबल करवाना ये भी ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जो लोग सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं कोरोना की क्राइसिस की वजह से, जिनके घर में फैमिली ब्रेड विनर्स की मौत हुई है, उनको हाथ में भी थोड़ा बहुत पैसा देना ज़रूरी है। क्योंकि हाथ में पैसा आने से होता क्या है कि इमीडिएट बेसिस पे खाना पीना और पढ़ाई लिखाई की जो रिसोर्सेज की कमी होती है वो इमीडिएट बेसिस पे पूरी हो जाती है। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब किस हिसाब से सरकार कंपनसेशन देगी, कितने लोगों को देगी, किस टाइमलाइन में देगी, ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आज का ये जो डिस्कशन था इससे आपको कुछ यूजफुल पता चला हो। रेगुलरली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप इन वीडियोस को शेयर करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन वीडियोस के बारे में बताते रहो। मैं ऑलमोस्ट अपनी सारी वीडियोस में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो आपसे मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है, जहाँ पूरी दुनिया कोर्स बांट रही है वहाँ मैं आपको चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो अगर आप कुछ मेरे लिए करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।